हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना शामिल है और विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन ये भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रवाद में निम्न तत्व समाहित हैं। राष्ट्रवाद लोगों के राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ाता है। यह देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को बढ़ावा देता है। यह देश के लोगों में गर्व एवं एकता की भावना को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल करने हेतु मनाने का कार्य लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्वतंत्रता के समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक तकरार और बल संयोजन का उपयोग करके रियासतों के गणराज्यों को एकत्रित किया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे भारतीय गणराज्य द्वारा अपना संविधान अपनाने और तैयार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा है। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया है। ऐतिहासिक कारणों और अधिनियम के माध्यम के कारणों जिसने राज्य को अपना अलग संविधान बनाने और अपनाने की अनुमति दी। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे भारतीय गणराज्य द्वारा अपना संविधान अपनाने और तैयार करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि राज्य का भारतीय एकीकरण संयुक्त राष्ट्र की चिंता का विषय रहा है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद इसने अपना विशेष दर्जा खो दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त था, जो कि अब समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व के महाशक्तियों में से एक यूएसएसआर कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की
संघ के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आगे के प्रश्न भारत के विदेश संबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा मानवीय अधिकारों के संबंध में व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विस्तृत रूप से उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, गुजरालवाद इनसे अच्छे संबंध को अधिक महत्व देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्क। 1997 में प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने पड़ोसी नीति या नेबरहुड पॉलिसी को प्राथमिकता दिया, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लगभग सार्क के सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं। यह परमाणु हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत एवं पाकिस्तान परमाणु शक्ति भंडार राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का मतलब है कि किसी राष्ट्र को अपने आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त और सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित विदेश नीति का आधार बनते हैं और राष्ट्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अलग अलग समय और परिस्थितियों में बदलते रहते हैं और उनका निर्धारण राज्य के नेतृत्व और नीति निर्माताओं द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए किए गए निर्णय का उदाहरण सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना है। आगे के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरियाई संकट 1950। शीत युद्ध के दौरान जब उत्तरी कोरिया द्वारा किए जाने वाले आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद रोक पाने के अंदेशे और भय की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर महासभा में शांति स्थापना करने की दिशा में एक प्रयास शुरू किया, जिसका नाम शांति के लिए एकता प्रस्ताव है, ताकि किसी अस्थायी सदस्य के वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को निष्क्रिय या पंगु नहीं बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया, जिसे महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु ऊर्जा की खोज से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन 1952 में आयोग को भंग कर दिया गया। आज ऐसा माना जाता है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। जिन 5 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। अन्य देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं वे हैं भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और संभवतः इजराइल। अगला प्रश्न है 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत को। 1962 में भारत को विउपनिवेशीकरण समिति का पहला अध्यक्ष चुना गया, जिसकी स्थापना 1960 की घोषणा के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा इसके अनुप्रयोग पर सिफारिशें करने के लिए की गई थी। भारत आज भी इस समिति का सक्रिय सदस्य बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इकोवास, जिसे फ्रेंच में CEDEAO के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1975 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। लागोस संधि के माध्यम से गठित इकोवास का उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए USA, कनाडा और मैक्सिको। उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता एक व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच व्यापार और निवेश के नियम निर्धारित करता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है गेट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी WTO की। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौरा की वार्ता में तैयार हुई और 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मारेकश समझौते के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। विश्व बैंक की स्थापना का तत्कालिक उद्देश्य मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान में पुनर्निर्माण के लिए वित्त पोषण करना था। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। इसने 1946 ईस्वी में काम करना शुरू कर दिया था। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में यह बैंक तीसरी दुनिया के देशों की मदद करने के लिए उन्हें ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता पर अध्ययन से पता चलता है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ाना। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विधि का शासन, भ्रातृत्व लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार का न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने का लक्ष्य स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 साल के लिए। सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। वर्ष 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इन सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से होता है तथा तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिलती है। भारत अब तक 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किसी एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है: पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय संचलन, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। अगला प्रश्न है, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है और जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि सभी देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होते। प्रकृति ने विभिन्न देशों को विभिन्न संसाधनों से संपन्न किया है। किसी देश के पास कुछ संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ अन्य साधनों की दुर्लभता भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों के पास खनिज तेल उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक पाया जाता है, किंतु औद्योगिक वस्तुओं तथा खाद्यान्न की दुर्लभता उन्हें बहुत पीड़ित करती है। ऐसी स्थितियों में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं उसके बदले में कुछ दूसरी उपयोगी वस्तु प्राप्त करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निहितार्थ अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। बांडुंग सम्मेलन 1955 के मूल सिद्धांत राजनीतिक आत्मनिर्णय, संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और समानता थे। ये मुद्दे सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों के लिए केंद्रीय महत्व के थे, जिनमें से अधिकांश हाल ही में औपनिवेशिक शासन से उभरे थे। इन लक्ष्यों में आर्थिक और आत्मनिर्णय का सिद्धांत, नस्लीय भेदभाव जहां कहीं भी हो उसे समाप्त करने का आह्वान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के महत्व को दोहराना शामिल है। नेताओं ने तीसरी दुनिया के देशों के बीच सहयोग की भावना पर ध्यान केंद्रित करने, यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देने की आशा व्यक्त की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरस। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए करती है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्राइग वेली नॉर्वे के थे। इनका समय 1946 से लेकर 1952 तक था। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अदालत का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। यह UNO की 6 शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा है। अगला प्रश्न है, UN की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में संयुक्त राज्य सामान्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित का चयन हुआ था। संयुक्त राज्य सामान्य सभा के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित 8वीं और एकमात्र महिला हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की बेटी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन व एक राजनीतिक नेता और 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में दुनिया की अग्रणी महिलाओं में से एक मानी जाने वाली कूटनीतिज्ञ थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस शब्द के प्रयोग का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशंस शब्द के प्रयोग का आरंभ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित संस्थाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए जिसमें ये विशेष एजेंसियां संगठन स्थापित किए गए थे। ए है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी है खाद्य और कृषि संगठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DBCA। संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित संस्थाओं का कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित है। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ 16 अक्टूबर 1945 को गठित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को गठित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 29 जुलाई 1957 को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ये कथन गलत है। इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं जिसमें से 5 अस्थायी और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। ये दोनों ही कथन सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। राजनीतिक विचारक से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।